दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सियासी सूबा तमिलनाडु, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। ये दक्षिण का वो गढ़ है जहां बीजेपी आज तक अपने पांव नहीं जमा पाई है। हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना देशव्यापी प्रभाव पैदा किया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो या अरुणाचल जैसे सीमावर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। बीजेपी हर जगह अपना परचम लहरा चुकी है। दक्षिण में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में रह चुकी है। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में आ चुका है। लेकिन तमिलनाडु का दुर्ग जीतना बीजेपी के लिए असंभव चुनौती रही है। लेकिन इस बार तमिलनाडु में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी समर्थकों के साथ साथ विरोधियों की भी नजर तमिलनाडु पर है। बीजेपी को तमिलनाडु में चर्चा का विषय बनाने का क्रेडिट जाता है तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस कुप्पुस्वामी अन्नामलाई उर्फ के अन्नामलाई को। अन्नामलाई ने बीजेपी नेता के तौर पर क्या क्या किया है इस पर आएंगे, लेकिन नेता बनने से पहले भी अन्नामलाई की प्रोफाइल बेहद शानदार रही है। एक नजर तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई के शुरुआती सफर पर। 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर में जन्मे के अन्नामलाई इस वक्त महज 39 साल के हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेलार जाति से आते हैं। अन्नामलाई ने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु के करूर और नामक्कल जिले और कोयम्बतूर में पूरी की। अन्नामलाई बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अन्नामलाई ने पीएचडी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद के अन्नामलाई ने आईआईएम की प्रतिष्ठित और बेहद मुश्किल परीक्षा भी पास की। आईआईएम लखनऊ से अन्नामलाई ने एमबीए किया, लेकिन मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज हासिल करने की होड़ में नहीं लगे। अन्नामलाई ने यूपीएससी की परीक्षा दी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपने पहले ही प्रयास में अन्नामलाई को सफलता मिली। 2011 में उनका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हुआ। एक आईपीएस के तौर पर अन्नामलाई ने बेहद शानदार काम किया। इसे 2 उदाहरणों से समझिए। 26 जुलाई 2016 को कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानते हैं वजह क्या थी? वो उडुपी के एसपी के अन्नामलाई का ट्रांसफर होने की वजह से दुखी थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा लोग अन्नामलाई का ट्रांसफर रुकवाने की मांग कर रहे थे। यह अन्नामलाई के काम का सम्मान था जो उन्होंने जनता के बीच काम करके कमाया था। अब आती है दूसरी तारीख, 16 अक्टूबर 2018 को भी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में जब अन्नामलाई का ट्रांसफर हुआ तो आम लोग फिर जमा हो गए। उनका कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने प्रोफेशनल करियर में अन्नामलाई की गिनती सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर के तौर पर होती थी। अन्नामलाई को उनके चाहने वाले सिंघम के नाम से पुकारते थे, लेकिन इस तेज तर्रार आईपीएस ने महज 9 साल बाद पुलिस करियर से विदाई ले ली। अब के अन्नामलाई ने राजनीति का रुख करने का मन बना लिया था। चर्चा में रहने का हुनर अन्नामलाई को बखूबी आता था। राजनीति में भी के अन्नामलाई आते ही चर्चित हो गए। 25 अगस्त 2020 को के अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन की। महज 1 साल बाद 8 जुलाई 2021 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा कर दी कि के अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस घोषणा ने बड़े से बड़े सियासी जानकार को हैरान कर दिया, लेकिन के अन्नामलाई सियासी पंडितों को अभी और हैरान करने वाले थे। अन्नामलाई जब तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बने उस वक्त राज्य में पार्टी का गठबंधन दिग्गंत नेता जयललिता की पार्टी एआईडीएमके के साथ था, लेकिन अन्नामलाई ने अपने बयानों में ना तो जयललिता को बख्शा ना ही सी अन्नादुरई को, जिन्हें एआईडीएमके अपना हीरो मानती थी। एआईडीएमके ने बीजेपी अलाकमान पर दबाव बनाया कि के अन्नामलाई को बर्खास्त किया जाए वरना गठबंधन टूट जाएगा। बीजेपी अलाकमान ने गठबंधन टूट जाने दिया, लेकिन अन्नामलाई पर आंच नहीं आने दी। ये बताता है कि बीजेपी के लिए के अन्नामलाई कितने जरूरी हैं। बीजेपी के लिए तमिलनाडु कितना जरूरी है। तमिलनाडु जरूर एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का जनाधार कभी नहीं रहा, लेकिन दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की विदाई भी तमिलनाडु से काफी वक्त पहले हो चुकी है। 2 क्षत्रपों ने 3 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर रखा। करुणानिधि और जयललिता अब दोनों ही दुनिया में नहीं है।
इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई, जो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर तमिलनाडु में बीजेपी को जमीनी स्तर पर एक बड़ी ताकत बना रहे हैं। के अन्नामलाई ने जुलाई 2023 में MNN मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की, जिसमें वो राज्य की सारी 234 विधानसभा क्षेत्रों में गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया था और यात्रा के समापन पर खुद पीएम मोदी पहुंचे। 7 महीनों तक चली इस यात्रा में अन्नामलाई ने पूरा राज्य छान मारा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस यात्रा से अन्नामलाई तमिलनाडु के बड़े युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। उनका पूर्व आईपीएस होना, IIM पास आउट होना युवा वर्ग को उनकी तरफ खींचता है। कभी बेंगलुरु में डीएसपी के तौर पर अन्नामलाई को लोग सिंघम बुलाते थे। नौकरी से इस्तीफा देकर अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन किया था। पार्टी ने उन्हें 1 साल बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अन्नामलाई इस यात्रा में उन्हें तमिलनाडु के बड़े नेताओं में शुमार करवा दिया है। वैसे ही राजनीतिक यात्राओं ने सत्ता का रास्ता कई बार खोला है। दक्षिण भारत में इसके बहुत उदाहरण हैं। अन्नामलाई की तारीफ में पीएम मोदी ने जो कहा, उससे पता चलता है कि बीजेपी को अन्नामलाई पर कितना भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। तमिलनाडु पर उनका विशेष ध्यान है। देश की नई संसद में जिस सेंगोल की स्थापना की गई, वो भी तमिलनाडु से ही आई। दक्षिण का किला जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के अश्वमेध यज्ञ की अंतिम आहुति होगी। तमिलनाडु में बीजेपी अगर अपना वोट प्रतिशत डबल डिजिट में ले जा पाने में कामयाब हुई, तो ये अन्नामलाई की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई के सामने डीएमके, AIDMK और लेफ्ट तीनों से भिड़ने की चुनौती होगी। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो के अन्नामलाई तमिलनाडु में चौंका सकते हैं। अगर तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन सम्मानजनक रहता है, तो ये पीएम मोदी के 400 पार के नारे के लिए सबसे चमकता हुआ योगदान माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अन्नामलाई दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। उनके सांसदीय का चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी की गुड लिस्ट में शामिल अन्नामलाई को मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो अन्नामलाई को तमिलनाडु से दूर करने का रिस्क फिलहाल बीजेपी नहीं उठाना चाहेगी। जयललिता के निधन के बाद कमजोर पड़े विपक्ष की जगह बीजेपी लेना चाहती है। वो रास्ता जो तमिलनाडु की सत्ता की तरफ जाता है, जिसमें अन्नामलाई की भूमिका सबसे अहम होने जा रही है। अन्नामलाई ये नाम यकीनन राजनीति में आने वाले कई सालों में सुर्खियां बटोरने वाला है। 2024 के चुनाव में भी न सिर्फ के अन्नामलाई पर नजर रहेगी, बल्कि उनके कप्तानी में बीजेपी तमिलनाडु का प्रदर्शन कैसा रहता है, इससे भी उन्हें आंका जाएगा। क्या के अन्नामलाई तमिलनाडु के अगले थाला साबित होने जा रहे हैं? इसका जवाब 4 जून 2024 को मिल जाएगा, जब लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा होगी। चुनाव के चर्चित चेहरों पर हमारी इस सीरीज में अगले किस सियासी किरदार की कहानी आप हमसे सुनना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। जल्द ही 24 के किसी और चैंपियन की कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।